स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। हमारे चुनाव पर आधारित जो हमने वोटिंग करवाई थी आप सबसे, उसके अनुसार जो अगली कहानी चुनी गई है, जैसा कि आप सबको मालूम है, वो है एक डुओ जिसमें डकैती का जादूगर और उसका अगला भाग हांगकांग में डकैती। तो अब हम वहां पहुंच चुके हैं। क्षमा कीजिएगा, वो जरा मुझे लगा किसी का कमेंट आ गया है। आप भाइयों ने बहुत से कमेंट किए हैं, भाइयों बहनों ने। तो खैर, हमेशा की तरह हम उसे अंत में देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं कहानी डकैती का जादूगर भाग 1। दुनिया के चंद खूबसूरत शहरों में से एक हांगकांग, जहां कभी रात नहीं होती। रात होते ही रोशनियों की जगमगाहट से हांगकांग चकाचौंध हो उठता। ऊंची ऊंची इमारतों में सितारों की तरह चमकती रोशनियां जैसे एक नई दुनिया का एहसास कराती। हांगकांग की चमक देखनी हो तो शाम के बाद देखें। नजारा स्वर्ग के नजारे जैसा लगता है। रनवे जैसी खूबसूरत सड़कों पर दौड़ती लंबी चौड़ी विदेशी कारों की भीड़ आंखों को बहुत चैन देती है। फुटपाथों पर जाती लोगों की भीड़ खिलौनों की तरह लगती है। इसी हांगकांग में दुनिया के हर हिस्से से आए लोग बसते हैं। दौलतमंद, अरबपति, अपार पैसे वाले लोग और गरीब कामचलाऊ लोग भी। दुनिया के सैकड़ों अमीरों का पैसा हांगकांग बिजनेस में लगा था। हांगकांग में अगर आपके पास पैसा है तो ये शहर आपको स्वर्ग जैसा आनंद दे सकता है। और इसी हांगकांग का अंडरवर्ल्ड। यूं तो हांगकांग के अंडरवर्ल्ड में जाने कितने लोगों का सिक्का चलता है। हर कोई अपनी पसंद का काम संभाले हुए है। कानून के बराबर अंडरवर्ल्ड की सरकार चलती है। इनके अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपने कायदे हैं। ये हांगकांग में ही नहीं, दुनिया के हर बड़े शहर में अंडरवर्ल्ड की सरकार चलती है, जो कि बेलगाम होती है। जिसकी गोली निशाने पर लग जाए वो सरकार का अहम हिस्सा बन जाता है। अंडरवर्ल्ड में लोग आते हैं, मारे जाते हैं। कोई 5 साल जिंदा रहता है तो कोई 2 साल, कोई 10 साल तक भी अंडरवर्ल्ड की सरकार का हिस्सा बना रहता है। इन लोगों के पास अंडरवर्ल्ड में आने का तो रास्ता होता है, परंतु जाने का रास्ता नहीं होता। अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनने के बाद कोई भी सही सलामत बाहर नहीं निकल पाता। किसी दिन किसी तरफ से गोली आती है और उसे खत्म कर देती है। उसकी मौत के साथ ही लोग उसे भूल जाते हैं। अंडरवर्ल्ड कभी नहीं रुकता, किसी को याद नहीं करता। वो चलता रहता है। हादसे होते रहते हैं। दौड़ जारी रहती है। परंतु कोई खुशकिस्मत ही होता है जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहते जिंदगी पूरी तरह जीता है। कुछ इसलिए कि वो समझदारी सतर्कता से काम लेता है और उसकी किस्मत भी साथ देती है। ऐसे बहुत कम और कोई कोई होता है। ऐसे ही लोगों में एक नाम है जैम डिमोरा का। जैम डिमोरा ने 15 साल की उम्र में ही अंडरवर्ल्ड में कदम रख दिया था और आज 55 का था वो। एकदम सलामत था, ठीक था। परंतु हादसे उसके साथ भी हुए। जाने कितनी बार उसकी जान लेने की चेष्टा की गई। कई बार उसे गोलियां लगी। ये सब चलता रहा, परंतु वो जिंदा रहा। हालातों के साथ जमकर मुकाबला किया। जाने कितनी बार जैम डिमोरा गैंग वॉर का हिस्सा बना। अगर ये कहा जाए कि जैम डिमोरा हांगकांग अंडरवर्ल्ड को भीतर से बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसका हर रूप उसने देखा है, तो गलत नहीं होगा। जैम डिमोरा ने क्या नहीं देखा। जैम डिमोरा ने अंडरवर्ल्ड का बड़ा बनने की कोशिश कभी नहीं की। वो समझदार था और अपने काम की तरफ ध्यान देता था। जब छोटी उम्र का था तो ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। 10 साल तक यही काम करता रहा और सब देखा कि ये काम कैसे होता है। उसके बाद ड्रग्स खुद पीछे से लेकर आगे बेचने का धंधा करने लगा। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स मंगाता। अपने पूरे जीवन में उसने ड्रग्स का ही काम किया।
अपने काम की तरफ ध्यान दिया, बहुत पैसा कमाया, बहुत दुश्मन भी बने, झगड़े भी बहुत हुए, परंतु अपने ड्रग्स के काम को चलाए रखा। इसी बीच उसकी बेटी हुई एक औरत से। जन्म देने के बाद वो औरत जिंदा नहीं रही तो जैम डिमोरा ने मैगी को अपने से दूर रखकर पाला पोसा और अमेरिका में उसकी पढ़ाई करवाई। आज वो 27 बरस की थी और हांगकांग में ही एक शानदार प्राइवेट वॉल्ट की मालिक थी। 22 की उम्र में वो पढ़ाई करके अमेरिका से लौट आई थी और जैम डिमोरा से अलग एक बंगले में रहने लगी, जो कि जैम डिमोरा ने ही उसके लिए खरीदा था। कोई नहीं जानता था कि जैम डिमोरा और मैगी बाप बेटी हैं। ये सतर्कता उसने इसलिए इस्तेमाल की कि हांगकांग अंडरवर्ल्ड में उसके बहुत दुश्मन थे और वो मैगी की जान भी ले सकते थे। ये आइडिया भी जैम डिमोरा का ही था कि मैगी प्राइवेट वॉल्ट की मालिक बने। तेज दिमाग और शातिर मैगी को भला क्या एतराज हो सकता था। पैसा पापा का और आगे का सारा कामकाज मैगी ने संभाला। शहर के कीमती इलाके में 2000 गज में फैली इमारत को मैगी ने खरीदा और उसे तोड़वा कर वहां वॉल्ट की इमारत का निर्माण करवाया। इस काम में मैगी ने पूरी दिलचस्पी ली। वॉल्ट का नक्शा, उसके सुरक्षा प्रबंध, हर चीज मैगी ने अपने हाथ हिसाब से तैयार करवाई। जैम डिमोरा ने वॉल्ट के काम में खास दखल नहीं दिया। उसे मैगी पर पूरा भरोसा था। वॉल्ट का सारा काम पूरा होने में 3 साल लगे और इन 3 सालों में डिमोरा के कहने पर मैगी ने कुंग फू और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। सब कुछ इतनी तेजी से सीखा कि 3 सालों में जबरदस्त योद्धा बन गई। इधर मैगी ने वॉल्ट की पब्लिसिटी की कि उसका वॉल्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है, कोई भी इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, यहां रखी आपकी दौलत पूरी तरह से सुरक्षित है। 1 साल के भीतर ही मैगी का वॉल्ट चल निकला। बड़े बड़े धन कुबेर वहां दौलत रखने आने लगे। वॉल्ट की शोहरत बढ़ती चली गई। मैगी व्यस्त हो गई। वॉल्ट का नाम ही मैगी का वॉल्ट पड़ गया तो मैगी ने भी वॉल्ट को यही नाम दे दिया। मैगी का वॉल्ट कहने को ही सुरक्षित मैगी का वॉल्ट कहने को ही सुरक्षित नहीं था, बल्कि वो सच में सुरक्षित था। मैगी जानती थी कि वॉल्ट के इंतजाम ऐसे हैं कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, वो वॉल्ट को नहीं लूट सकते। मैगी शातिर और सफल बिजनेसमैन के रूप में हांगकांग में स्थापित हो चुकी थी। बीते 6 महीनों में 2 बार उसका वॉल्ट लूटने या यूं कहें कि भीतर प्रवेश करने की चेष्टा की गई थी। पहली बार 8 लोगों ने मिलकर कोशिश की, दूसरी बार 7 लोगों ने, लेकिन वो असफल रहे। पहली बार के 5 लोग वॉल्ट की सुरक्षा में फंसकर जान गंवा बैठे और बाकी 3 ने खुद को मौत के डर से वॉल्ट के कर्मचारियों के हवाले कर दिया। दूसरी बार के 7 लोगों में से 2 की जान गई, 4 फरार हो गए और एक पकड़ा गया। मैगी को तसल्ली थी कि अपने वॉल्ट की सुरक्षा के इंतजाम उसने बेहतर ढंग से किए हैं। तो हम बात कर रहे थे जैम डिमोरा की। जैम डिमोरा लंबे वक्त से हांगकांग अंडरवर्ल्ड का ड्रग्स किंग बना हुआ था। ड्रग्स के धंधे में 80% उसकी हुकूमत चलती थी। उसके सिंडिकेट का जाल बहुत बेहतर ढंग से एशिया में हांगकांग से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक और यूरोप से अमेरिका और मेक्सिको तक फैला हुआ था और बहुत ही सुरक्षित ढंग से वहां ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। जबरदस्त नेटवर्क था हर तरफ डिमोरा का। वो बादशाह था अपने धंधे का। वॉल्ट शुरू करने के बाद मैगी डिमोरा से कई बार कह चुकी थी कि पापा, अब आपको आराम करना चाहिए, सब कुछ छोड़कर आराम की जिंदगी बितानी चाहिए। पहले तो जैम डिमोरा ने अपनी बेटी की बात पर खास ध्यान नहीं दिया, परंतु पिछले 2 सालों से हालात कुछ ऐसे बदले कि जैम डिमोरा को इस बात पर गंभीरता से सोचना पड़ा। समस्या थी हांगकांग के पुलिस चीफ मैक्स फेरी। मैक्स फेरी 2 साल पहले हांगकांग की पुलिस का चीफ बना था और तब से ही वो हांगकांग के अंडरवर्ल्ड के पीछे था। वो जरा भी चैन से नहीं बैठा और अंडरवर्ल्ड के लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। मैक्स फेरी ने पुलिस की 15 टीमें बनाई और अंडरवर्ल्ड के नामी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी दो या मारे जाओ, मैक्स फेरी ने अंडरवर्ल्ड से स्पष्ट कह दिया था। मैक्स फेरी की बनाई पुलिस टीमें अंडरवर्ल्ड के नामी लोगों को घेरती और उन्हें शूट कर दिया जाता। 2 साल से हर 2-4 दिन में ऐसा काम हो जाता। पुलिस टीम की दिलचस्पी किसी को गिरफ्तार करने में नहीं होती थी। अब तक 70 लोग अपनी गिरफ्तारी दे चुके थे। 150 से ऊपर अंडरवर्ल्ड के नामी लोग मारे जा चुके थे। मैक्स फेरी हांगकांग से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान तक मिटा देना चाहता था। हालांकि ये बहुत लंबी लड़ाई थी, शायद जिसका अंत कभी भी नहीं होना था।
इस कोशिश में कई बार पुलिस टीमों के साथ अंडरवर्ल्ड के लोगों की घमासान लड़ाई भी छिड़ी। पुलिस वाले भी मारे जाते, अंडरवर्ल्ड के लोग भी। मैक्स फेरी मैक्स फेरी अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के पीछे कोई नहीं होता। जो मर गया उसकी कहानी खत्म। परंतु पुलिस एक ऐसी संस्था का नाम है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक मरेगा तो चार और सामने आ जाएंगे, चार मरेंगे तो आठ सामने आ जाएंगे। 2 सालों में मैक्स फेरी ने अंडरवर्ल्ड की पीठ तोड़ दी थी। अंडरवर्ल्ड के कई नामी चेहरे गायब हो गए थे। छोटे मोटे बदमाश सप्लायर खिसक चुके थे। 2 साल पहले के मुकाबले अब अंडरवर्ल्ड में बहुत शांति दिखती थी। लेकिन काम अभी भी चल रहे थे और पुलिस टीम के खबरी यदा कदा खबरें देते रहते थे। पुलिस टीमें अभी भी अपने मतलब का काम कर रही थी। परंतु जैम डिमोरा अपनी जगह पर स्थापित था, सुरक्षित था। वो 2 सालों से कोई भी पुलिस टीम उस तक नहीं पहुंच सकी थी। सावधानी के नाते उसने खुले में निकलना बहुत कम कर दिया था। अपने लोगों पर भरोसा करना कम कर दिया था। वो जानता था कि उसका कोई आदमी धोखेबाजी करेगा तभी पुलिस उस तक पहुंचेगी, नहीं तो नहीं। क्या मालूम कब कौन गद्दारी पर आ जाए। पुलिस ने उसके कई खास लोगों को खत्म कर दिया था। जैम डिमोरा को महसूस होने लगा था कि इस तरह अब वो ज्यादा देर काम नहीं कर सकेगा। उसके आदमी भी अब खुले में जाने से डरने लगे थे। 1.5 महीना पहले अफगानिस्तान से बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप आई थी। खेप आने की खबर उसके ही किसी आदमी ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने तट पर ही खेप को पकड़ लिया। उसके 20 आदमी वहां मौजूद थे, जिनमें से 7 मारे गए, 4 पकड़े गए और 9 किसी तरह बचकर भाग निकले। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसका माल खतरे में पड़ा। जैम डिमोरा समझ चुका था कि मैक्स फेरी की नजर अब उस पर टिक गई है। ड्रग्स पकड़े जाने के तीसरे दिन जैम डिमोरा ने मैक्स फेरी को फोन किया। हेलो। हांगकांग के पुलिस चीफ मैक्स फेरी की भारी आवाज उसने सुनी। मैं जैम डिमोरा बोल रहा हूं। जैम डिमोरा ने बेहद शांत स्वर में कहा। ओह, जैम डिमोरा। मैक्स फेरी की दिलचस्पी भरा स्वर कानों में पड़ा। मैं पहली बार तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। हम पहली बार बात कर रहे हैं पुलिस चीफ साहब। जैम डिमोरा मुस्कुराकर बोला। सही कहा। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुमसे बात कर रहा हूं मैं। आज का दिन सच में अच्छा है। तुमने 2 बार मेरे पास अपना आदमी भेजा, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और सही सलामत वापस भेज दिया। मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मामूली लोगों की गर्दन पकड़ना मेरी आदत नहीं है। मुझे तो मगरमच्छ चाहिए। मेरे जैसा मगरमच्छ? जैम डिमोरा हौले से हंसा। सही कहा, तुम जैसा मगरमच्छ। पर तुम हाथ ही नहीं आते। तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिलती मुझे। जैम डिमोरा ने 2 पल ठिठक कर हंसा। तुम्हें मेरे भेजे आदमी की ऑफर मान लेनी चाहिए थी। ऑफर? तुम्हारा मतलब कि $10 लाख? मैं डबल कर देता हूं। $20 लाख? सही हिसाब लगाया है। जैम डिमोरा का चेहरा गंभीर था। मुझे सस्ता सौदा करने की आदत नहीं है। 30 लाख? जैम डिमोरा बोला। उधर से मैक्स फेरी हंस पड़ा, फिर बोला। तुम $1 करोड़ भी दोगे? दोगे ना? जैम डिमोरा ने होंठ भींच लिए। तुम्हारे लिए मामूली सी रकम है $1 करोड़, जैम डिमोरा। मैक्स फेरी की आवाज कानों में पड़ी। मुझे मंजूर है। जैम डिमोरा ने फोन पर ही सिर हिला दिया। पर मुझे नहीं। उधर से मैक्स फेरी ने कहा। क्या मतलब? $1 करोड़ मैं लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि तुम फंसे पड़े हो। मेरी वजह से अपना धंधा नहीं चला पा रहे। तगड़ा नुकसान हो रहा है तो तुम $1 करोड़ भी मुझे दोगे कि मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं? पर मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसे लोगों से मैं रिश्वत नहीं लेता। मुझे अंडरवर्ल्ड से नफरत है। अंडरवर्ल्ड उस दीमक की तरह होता है जो शहर की जड़ों को खोखला कर देता है। मैं साफ सुथरा हांगकांग देखना चाहता हूं। अंडरवर्ल्ड के कामों को खत्म नहीं किया जा सकता। गलत मत कहो जैम डिमोरा। पुलिस चाहे तो अंडरवर्ल्ड के लोगों को पांव न जमाने दे। मेरी सलाह है कि तुम अपने को कानून के हवाले कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम जिंदा रहोगे और कोशिश करूंगा
कि तुम्हें 10 साल से ज्यादा की सजा ना हो। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास, वरना किसी दिन पुलिस तुम्हें मार देगी। तुम चाहो तो मेरी सारी मुसीबतें दूर कर सकते हो, जैम डिमोरा बोला। मैं ऐसा नहीं चाह सकता। मैंने हांगकांग से अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर देना है। मैं $1.5 करोड़ दे सकता हूँ। 5 करोड़ पर भी सौदा नहीं होगा। मेरी राय पर गौर करो। खुद को पुलिस के हवाले कर। दुनिया के जिस देश की करेंसी चाहिए, जिस कोने में पेमेंट चाहिए, मिल जाएगी। तुम जैसे लोग सोचते हैं कि पैसे से सब काम हो सकता है। गलत सोच है तुम्हारी। अपनी जान को खतरे में मत डालो मैक्सवेरी। हम में दोस्ती हो जाए, दोनों के लिए बेहतर है। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं, जैम डिमोरा। तुम मारे गए तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मेरे मरने की बात छोड़ो, अपनी जान की फिक्र करो, मैक्स फेरी ने उधर से कहा। किसी भी वक्त हमें तुम्हारी खबर मिल सकती है कि तुम कहां पर हो, और हम तुम्हारा काम कर देंगे। मेरे बहुत से लोग तुम्हारी खबर पाने में लगे हैं। तुम ज्यादा देर बच नहीं सकते। तुम्हारा कोई भी आदमी पुलिस से दोस्ती करने की खातिर गद्दारी कर सकता है। तब मेरे पुलिस वाले तुम्हें हाथ ऊपर करने का भी मौका नहीं देंगे। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ, और मारे जाओगे। तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आ रही, मैक्स। जिंदगी जीना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मैक्स फेरी ने सख्त स्वर में कहा। मैंने तो सोचा था कि हम में बात बन जाएगी। गलत सोचना बंद कर दो। $1.5 करोड़ जब भी लेना हो चाहो मुझे फोन कर देना, जैम डिमोरा ने कहा और फोन बंद कर दिया। ये बातें पिछले महीने की थी। इसके बाद पुलिस की तरफ से जैम डिमोरा की तलाश और भी तेज हो गई। कई पुलिस वाले ऐसे थे जो पैसे लेकर पुलिस की कार्रवाई की खबरें जैम डिमोरा तक पहुंचा देते थे। मैक्स फेरी की हत्या करा देना जैम डिमोरा के लिए ज्यादा कठिन नहीं था, परंतु ऐसा करके हांगकांग पुलिस को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। मतलब तो ये था कि वो बिना किसी परेशानी से अपना ड्रग्स का धंधा चला सके, जो कि नहीं हो पा रहा था। सब कुछ रुका पड़ा था। कुछ काम हो रहे थे लेकिन मजा नहीं आ रहा था। पुलिस की छूट के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। डिमोरा ने इंतजार किया कि शायद आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाए। मैक्स फेरी का दिमाग ठीक हो जाए और वो $1.5 करोड़ लेने को तैयार हो जाए। महीना बीत गया परंतु पुलिस चीफ का फोन नहीं आया। ये खबरें उसे बराबर मिल रही थी कि पुलिस टीमें उसकी तलाश में उसकी खबर पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जैम डिमोरा को स्पष्ट लगने लगा कि हांगकांग में अब काम नहीं हो पाएगा। इस बीच जैम डिमोरा ने कई ठिकाने बदले। अपने गिर्द रहने वाले आदमियों को भी कम करता रहा कि कोई उसके बारे में पुलिस को खबर न दे दे। ये खतरा तो हर पल ही बना हुआ था कि उसे बेकार समझकर उसका ही कोई आदमी गद्दारी कर दे। रात डिनर के पश्चात जैम डिमोरा ने मैगी को फोन किया। हेलो पापा, मैगी की आवाज कानों में पड़ी। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं मैगी, तुम अपनी कहो, जैम डिमोरा ने मुस्कुराकर कहा। वो जानता था कि मैगी ऐसी लड़की है जो हर समय उत्साह में भरी रहती है, कभी बोर नहीं होती और वॉल्ट के कामों में व्यस्त रहती है। मैं तो आपसे भी अच्छी हूँ। वॉल्ट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मेरी बेटी। आज 3 नए कस्टमर बने। एक जर्मन का एडवर्ड, जो कि वहां की पार्टी का बड़ा नेता है। दूसरा पाकिस्तान का नदीम अफरीदी है, जो कि प्रधानमंत्री का पीए है और बहुत ज्यादा दौलतमंद है। तीसरा थाईलैंड का कुबेरपति है। इन्हें विश्वास है कि मेरा वॉल्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। ये अपनी बड़ी दौलत को आज वॉल्ट में रख चुके हैं, उधर से मैगी ने खुशी से बताया। मुझे यकीन है कि मैगी का वॉल्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट माना जाएगा, जैम डिमोरा ने मुस्कुराकर कहा। क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने वॉल्ट का नाम भी मैगी का वॉल्ट रखा है। मैगी की हंसी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। अभी तक मैं वॉल्ट में हूं। आज बहुत व्यस्त रही। घंटे तक अपने बंगले पर जाऊंगी। अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। तुम ठीक रहोगी तभी तो वॉल्ट का काम ठीक से होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आप मेरी फिक्र करना बंद कर दें। आप अपना ध्यान रखें।
मैं इन दिनों मुसीबत के वक्त से निकल रहा हूं, जैम डिमोरा ने गंभीर स्वर में कहा। मुसीबत? क्या हुआ? मैगी के आने वाले स्वर में बेचैनी उभरी। पुलिस चीफ मेरे पीछे पड़ गया है। वो अंडरवर्ल्ड का सफाया कर देना चाहता है। ओह, तो पापा आप ये काम छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाइए। आपको अब काम की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा पैसा है आपके पास। अब जान अपनी जान अब क्यों खतरे में डालते हैं? मैं तो कब से कह रही हूं कि ड्रग्स का काम छोड़ दीजिए। जैम डिमोरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कुछ पल खामोशी रही। पापा। हाँ। आप चुप क्यों हो गए? मेरी बात मानिए। यह धंधा छोड़ दीजिए। बहुत हो गया। आपको आराम से बैठकर बाकी जिंदगी मजे से बितानी चाहिए। आप दुनिया के किसी भी देश को चुन सकते हैं रहने के लिए। मैं आपसे मिलने आया करूंगी। ये सब काम छोड़ दीजिए। मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि पुलिस चीफ कब से अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ा है। आप अपनी जान क्यों खतरे में डालते हैं? पुलिस चीफ बहुत से लोगों को खत्म करवा चुका है। मैगी की परेशान आवाज कानों में पड़ी। सब कुछ एकदम से छोड़ देना आसान भी नहीं होता मैगी। बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैम डिमोरा बोला। कुछ चुप्पी के बाद मैगी की आवाज आई। पुलिस को पैसे की पेशकश दो पापा। दे चुका हूं पर वो मान नहीं रहा। पुलिस बराबर मेरी तलाश में है। ये तो खतरनाक बात है। इस तरह तो एक दिन पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। मैगी की आवाज में व्याकुलता थी। मैं भी यही सोचता हूँ। आप हांगकांग से निकल जाइए। मैगी की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। अभी मैंने फैसला नहीं लिया। जल्दी फैसला कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आप तक पहुंच जाए। हांगकांग छोड़ दीजिए। मुझे सोचने का वक्त दो मैगी। इस काम में देर मत लगाइए। ये आपकी जिंदगी का सवाल। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा मैगी। बाय। कहने के साथ ही जैम डिमोरा ने फोन बंद कर दिया और जेब में रखा। उसने अपने कमरे के शीशे में से राने ग्रोवर को आते देख लिया था। राने ग्रोवर हिंदुस्तानी मूल का था और 15 सालों से उसके लिए काम कर रहा था। जैम डिमोरा उस पर भरोसा करता था। 2 मिनट बीते कि एक दरवाजा धकेलकर राने ग्रोवर ने भीतर प्रवेश किया। जैम डिमोरा की निगाह राने ग्रोवर पर जा टिकी। डिमोरा साहब, राने ग्रोवर ठिठकते हुए कह उठा। पुलिस का खतरा आ सकता था आज, परंतु सब ठीक हो गया। क्या मतलब? जैम डिमोरा सतर्क दिखा। मॉरिस ने गद्दारी की। रानी ग्रोवर का चेहरा सख्त हो गया। मॉरिस ने एक पुलिस वाले को यहाँ का पता बता दिया, लेकिन वो पुलिस वाला हमसे पैसे लेता है। उसने मुझे फोन किया और $10,000 में मॉरिस की खबर हमें बताई। मॉरिस? जैम डिमोरा की आंखें सिकुड़ गई। कमीना, गद्दार। रानी ग्रोवर जैम डिमोरा को देखता रहा। वो पुलिस वाला इस ठिकाने के बारे में मुंह बंद रखेगा? जैम डिमोरा ने पूछा। उसने यही भरोसा दिया है कि वो मुंह बंद रखेगा, परंतु आज के हालातों में किसी का भरोसा करना ठीक नहीं है डिमोरा साहब। मेरा भी यही ख्याल है। जैम डिमोरा की आवाज में गुस्सा था। हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी होगी। मॉरिस कहाँ है? मैंने उसे दोपहर के बाद नहीं देखा। मॉरिस सोच रहा होगा कि पुलिस यहाँ हमला कर सकती है। वो खिसक गया होगा हरामजादा। यहाँ से निकलो राने। जी, आइए। मैंने सोच लिया है कि हमें कहाँ जाना है। साथ में अब मेरे खास लोग ही। जैम डिमोरा के शब्द अधूरे रह गए। कानों में फायरिंग की आवाज पड़ने लगी, ऐसी फायरिंग की समझते देर न लगी कि पुलिस आ गई है। राने, ये पुलिस का हमला है। जैम डिमोरा गुर्रा उठा। उसी पल दरवाजा खुला और ओमी खुराम और अज्जू मोरेकर ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। जैम डिमोरा के सिंडिकेट में यही तीनों हिंदुस्तानी लोग शामिल और डिमोरा के भरोसे के थे। डिमोरा साहब, अज्जू मोरेकर घबरा कर कह उठा, बाहर पुलिस का हमला हो गया है। कितनी पुलिस है? जैम डिमोरा के दांत भिज गए। बहुत ज्यादा। इस इमारत को हर तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। इतना बड़ा इंतजाम फौरन नहीं किया जा सकता। ओमी खुर्राम बोला। पुलिस को आपके यहाँ होने की खबर 2-4 घंटे पहले हो चुकी थी।
4 घंटे? मॉरिस ने गद्दारी की है, रानी ग्रोवर बोला। मुझे 15 मिनट पहले ही मॉरिस की गद्दारी का पता चला। वहां गहरा सन्नाटा ठहरा। मुझे हर हाल में पुलिस से बचकर यहां से निकलना है, जैम डिमोरा ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसे किसी मौके के लिए पहले से ही सब इंतजाम कर रखा है, रानी ग्रोवर बोला। मेरे साथ दूसरे कमरे में आइए। वो सब कमरे से निकले और गैलरी में आगे बढ़ गए। हमारे कितने आदमी पुलिस को रोकने में लगे हैं? जैम डिमोरा ने तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। 15 आदमी। लेकिन वो ज्यादा देर तक फौज जैसी पुलिस को रोक नहीं सकेंगे, ओमी खुराम बोला। एक आदमी ने बाहर पुलिस चीफ मैक्स को भी देखा है। फील्ड में मैक्स फेरी का आना मामले की गंभीरता बयान करता है। मैक्स फेरी किसी भी कीमत पर मुझे निकलने नहीं देगा। उसने मंसूबा बना रखा होगा मुझे पकड़ने का, जैम डिमोरा ने खतरनाक स्वर में कहा। लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं सकता, बेवकूफ है वो। रानी, तुमने क्या इंतजाम कर रखा है निकलने का? मैंने पुलिस की वर्दियां तैयार रखी हैं, उसे पहनकर हम आसानी से यहां से निकल जाएंगे, रानी ग्रोवर बोला। क्या ये इतना आसान होगा? मुझ पर भरोसा रखिए डिमोरा साहब। रानी का दिमाग दूर तक सोच लेता है, यह इन बातों में माहिर है, अज्जू मोरिकर ने कहा। आगे मोड़ पर बने एक कमरे में वो चारों प्रवेश कर गए। कमरे में खास सामान नहीं था। एक तरफ वार्डरोब दिख रहा था। रानी ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोला और भीतर से हैंगर पर लगी पुलिस की वर्दियों में से एक वर्दी निकालकर उसे चेक किया और जैम डिमोरा की तरफ बढ़ा दी। ये सीनियर इंस्पेक्टर की वर्दी है, इसे आप पहनिए। हम इंस्पेक्टर की वर्दी पहनेंगे, जैम डिमोरा ने वर्दी थामते हुए कहा। पर तुम्हारा प्लान क्या है? चारों तरफ पुलिस का घेरा है राने, ओमी खुराम ने कहा। पुलिस अब तक भीतर नहीं आ सकी। ऐसे में हम पुलिस वाले बनकर भीतर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये हमारी चाल है। मैं सब ठीक कर दूंगा, रानी ग्रोवर ने गंभीर स्वर में कहा। फिर चंद पल ठिठक कर बोला। सीनियर इंस्पेक्टर की वर्दी मुझे दीजिए, मैं पहनूंगा। आप तीनों इंस्पेक्टर की वर्दी पहनिए। जल्दी से, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रानी ने ओमी खुराम और अज्जू मोरेकर को भी वर्दी थमाई। चारों ने फुर्ती से अपने कपड़े उतारे और वर्दियां पहन ली। कपड़ों में से सामान भरकर जेबों में कपड़ों में से सामान निकालकर जेबों में भर लिया। अपनी रिवॉल्वरें पुलिसिया होल्स्ट्रोम में फंसाकर उसे कमर से बांधकर उसमें रख ली और सिरों पर कैप थी। अब वो चारों पुलिस वाले लग रहे थे। सिर्फ जूतों की कमी थी, लेकिन उन्हें बाहरी अंधेरे का फायदा मिल सकता था और गोलियां चलते माहौल में किसी का ध्यान जूतों की तरफ नहीं जाना था। गोलियों की आवाजें अभी भी कानों में पड़ रही थी। हम चलने को तैयार हैं, अज्जू मोरिकर ने कहा। तुम्हारा प्लान क्या है राने? जैम डिमोरा ने पूछा। बताओ मुझे। हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे, राने बोला। लेकिन वहां भी पुलिस है, ओमी खुराम ने कहा। मैं संभाल लूंगा उन्हें। कहीं तुम हमें फंसा तो नहीं दोगे? अज्जू मोरिकर ने कहा। रानी ग्रोवर ने अज्जू मोरिकर को देखकर कहा। फंसना पड़ा तो मैं भी फंसूंगा, लेकिन हम निकल जाएंगे। तुम इन कामों में एक्सपर्ट हो, ओमी खुर्राम बोला। राने, जैम डिमोरा ने गंभीर स्वर में कहा। पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, वो मुझे खत्म करने आई है। मैं जानता हूं डिमोरा साहब, पर पुलिस आपको छू भी नहीं पाएगी। यहां से चलिए। अगर पुलिस इमारत में प्रवेश कराई तो फिर मेरी प्लानिंग काम नहीं करेगी। वो चारों कमरे से बाहर निकले और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। फायरिंग की तेज आवाजें बराबर आ रही थी। डिमोरा समझ रहा था कि उसके आदमी बखूबी पुलिस के आगे डटे हुए हैं, लेकिन डिमोरा सोच रहा था कि क्या वो यहां से सुरक्षित निकल पाएगा। रानी ग्रोवर पर पूरा भरोसा करता था। ऐसे मौके पर राणे बढ़िया ढंग से अपना काम करता। वो सोच रहा था कि आज राणे कामयाब हो पाएगा कि नहीं। ऐसे हाल पहले कभी उसके सामने नहीं आए थे कि उसे इस तरह भागना पड़ा हो। आज भी ऐसा कुछ नहीं होता अगर मॉरिस ने धोखेबाजी न कर दी होती। मॉरिस ने सोचा होगा कि डिमोरा का धंधा रुका हुआ है, पुलिस पीछे, ऐसे में डिमोरा कभी काम नहीं कर पाएगा। तब क्यों ना पुलिस से दोस्ती कर ली जाए। अब डिमोरा को महसूस हो रहा था कि जितना वो सोच रहा था,
पुलिस का खतरा उसके लिए उससे कहीं ज्यादा था। इस तरह जीवन नहीं बीतेगा। उसे अपना कोई दूसरा इंतजाम देखना होगा। आज बच गया तो अगली बार नहीं बच पाएगा। कब तक भागता रहेगा? चारों ने लिफ्ट में प्रवेश किया। लिफ्टमैन गायब था। शायद फायर की आवाजें सुनकर भाग गया था। लिफ्ट से वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। यहाँ फायरिंग की आवाज तेज थी। लोग दुबके भी दिखे। लिफ्ट भी लिफ्टमैन भी एक तरफ छिपा नजर आया। वो डर भी रहा था और उत्सुक भी था कि क्या हो रहा है। इधर इधर, रानी ग्रोवर बोला। कुछ दूर उनके पीछे पोजीशन लिए फायरिंग करते दिखे उनके आदमी। चारों इमारत के पीछे जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। रास्ते में छिपे लोग दिखे और उन्हें पुलिस वाला समझकर एक दो ने पूछा भी, ये क्या हो रहा है सर? दरवाजा बंद कर लो, रानी ग्रोवर कह उठा। बाहर मत निकलना। पूछने वाले ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। रानी ग्रोवर उन चारों से एक कदम आगे चल रहा था। उसमें विश्वास भरा हुआ था। कई रास्तों को पार करके वो इमारत के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचा। वो लोहे का दरवाजा था और बंद था, लॉक था। ग्रोवर ने होंठ भींचकर रिवॉल्वर निकाली और एक साथ 3-4 गोलियां लॉक पर चला दी। फायरों के तेज धमाके हुए। बेवकूफ, गोलियां क्यों चलाई? अज्जू मोरेकर कह उठा। चुप रहो, राणे ने सख्त स्वर में कहा। लॉक टूट चुका था और राणे ने कुंडी खोली और पल्ले खोल दिए। सामने 10 फीट चौड़ी गली में कारों के पीछे कई पुलिस वाले पोजीशन लिए दिखे। मध्यम सा प्रकाश गली में फैला था। कोई फायर नहीं हुआ। बाहर पुलिस वालों को बाहर निकलते देखा तो थम गए। सब ठीक है, राणे रिवॉल्वर को हौसले में रखते हुए बोला। बाहर आ जाओ। देखते ही देखते वहां खड़ी कारों की ओर से पुलिस वाले निकलने लगे। सब भीतर हैं, सब भीतर जाओ। जैम डिमोरा और उसके खास साथी चौथी मंजिल पर हैं। हमने मुश्किल से बगल की खिड़की से भीतर प्रवेश किया। सामने की तरफ मत जाना, वहां डैम डिमोरा के हथियारबंद लोग फायरिंग कर रहे हैं। हम फोर्थ फ्लोर पर जाएं? एक ने पूछा। फोर्थ फ्लोर पूरी तरह अपने कब्जे में कर लो। बाकी जो करना है वो चीफ ने बता दिया होगा। जल्दी जाओ। कहने के साथ ही रानी ग्रोवर सबके साथ दरवाजे से हट गया। पुलिस वाले हथियारों को थामे कतार में तेजी से भीतर प्रवेश करते चले गए। जैम डिमोरा, अज्जू मोरिकर और ओमी खुराम का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद रानी ग्रोवर भी असंयत सा था, परंतु ठीक से काम कर रहा था। भीतर जाने वाले करीब 25 पुलिस वाले थे। वो चारों गली में आए और तेजी से एक तरफ बढ़ने लगे। अभी भी गली में 4-5 पुलिस वाले पहरे के तौर पर तैनात थे, लेकिन इस आधे अंधे अंधेरे में वो वर्दी की वजह से इन्हें भी पुलिस वाले समझ रहे थे। यही कारण था कि वो सुरक्षित रहे। गली से बाहर आ पहुंचे। हर तरफ पुलिस ही पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। वो चारों एक तरफ बढ़ते चले गए और कुछ ही देर में वहां से दूर हो गए। अगला दृश्य। आधी रात के 2 बज रहे थे। जैम डिमोरा, ओमी खुराम, अज्जू मोरेकर और रानी ग्रोवर हांगकांग के वेस्ट हिस्से में 8 मंजिला अपार्टमेंट के एक फ्लैट में मौजूद थे। ये फ्लैट अज्जू मोरेकर का था और किसी को इसका पता नहीं था। जरूरत का सारा सामान फ्लैट पर मौजूद था। खाने पीने का सामान कम था, परंतु काम चल रहा था। ओमी खुर्राम की बनाई कॉफी तीनों पी रहे थे। खाने में बिस्कुट, पैटीज और बर्गर थे। सब चुप चुप से थे। उनके चेहरों पर गंभीरता नजर आ रही थी। पुलिस के कपड़े वो उतार कर फ्लैट में रखे अज्जू मोरेकर के कपड़े पहन चुके थे। जैम डिमोरा के हाथ में विस्की का गिलास था और सोच भरे अंदाज में रह रहकर घूंट भर लेता। रानी, जैम डिमोरा ने कहा, आज तेरी समझदारी की वजह से वहां से निकल आए। रानी ग्रोवर खामोश रहा। तूने पहले ही इस बुरे वक्त के लिए इंतजाम कर रखा था। पैनी नजर रखता है तू हमेशा, डिमोरा ने फिर कहा। राणे ने कुछ नहीं कहा, पर ओमी खुरम कह उठा, ये सब कब तक चलेगा डिमोरा साहब? खतरा बहुत बढ़ गया है, जैम डिमोरा कह उठा। कई महीनों से हम ठीक से धंधा नहीं कर पा रहे हैं और अब जान भी खतरे में दिख रही है, अज्जू मुरिकर ने कहा। मैक्स फेरी अब हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया है। वो रुकने वाला नहीं है, ओमी खुराम कठोर स्वर में बोला। मेरा तो मानना है कि मैक्स फेरी को खत्म कर देना चाहिए। जब से ये पुलिस चीफ बना है हमें परेशान कर रहा है।
पुलिस चीफ की हत्या करके हम सारे हांगकांग की पुलिस को अपना दुश्मन बना लेंगे, जैम डिमोरा ने घूम भरकर कहा। ऐसी गलती कभी मत करना। कभी कभी कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। हमें मैक्स को नहीं मारना है। तो फिर क्या करें? धंधा कर नहीं पा रहे, चूहों की तरह भागना पड़ रहा है। इस बात पर मैं गंभीरता से सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति में हम ना तो हांगकांग में रह सकते हैं और ना यहाँ काम कर सकते हैं। जैम डिमोरा गंभीर था। हमें हांगकांग से निकल जाना होगा। आप गंभीर हैं इस बात पर? अभी ये सब बातें सोच रहा हूं। पुलिस से हम झगड़ा नहीं ले सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हांगकांग में रहे तो एक दिन जल्दी ही पुलिस हमें मार देगी। मरने से तो अच्छा है हम हांगकांग छोड़ दें। डिमोरा ने सबको देखा। ओमी खुराम, रानी ग्रोवर और अज्जू मोरेकर की नजरें मिली। ये बात तो सच है कि हम पुलिस की बराबरी नहीं कर सकते, रानी ग्रोवर बोला। लेकिन एक नए देश में जाकर बसना और वहां धंधा शुरू करना काम काफी मुश्किल होगा, अज्जू मोरेकर ने कहा। ये करना ही पड़ेगा, जैम डिमोरा बोला। किस देश में जाने की सोचा है आपने? ओमी खुराम ने पूछा। सोचा ही तो नहीं है। अब मैं इस तरफ गंभीरता से सोच लूंगा। कल सुबह तुम लोगों को एक काम करना है। आप हुक्म करिए। मॉरिस को ढूंढो। जैम डिमोरा की आंखों में दरिंदगी नाच उठी। मुझे गद्दार मॉरिस चाहिए। अगला दृश्य। अगले दिन 11 बजे जैम डिमोरा की नींद तब टूटी जब मोबाइल फोन बजने लगा। डिमोरा ने फोन पर बात की। दूसरी तरफ मैगी थी, जो कि चिंतित लग रही थी। मैंने टीवी में सुना कि रात आप पुलिस के हाथों बच निकले। मैगी का स्वर तेज था। हाँ। आप इतने खतरे में क्यों रह रहे हैं पापा? आप हांगकांग छोड़ दीजिए। पुलिस आपकी जान ले लेगी। मैं इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा। अभी तक आप विचार कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि आपने फैसला ले लिया होगा। मुझे एक दो दिन का वक्त दो। नए देश में जाकर बसना आसान नहीं। तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? जहां भी आपका मन हो, जहां आपकी पहचान का कोई खास हो। उधर से मैगी ने कहा। मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान चला जाऊं। इंडिया? सोच रहा हूँ। वहीं मैं पैदा हुआ था। छोटा ही था जब हांगकांग आ। इंडिया में आपकी पहचान का कोई है? हाँ, विनय बरूटा है। वो मेरा अच्छा दोस्त है। क्या करता है? डकैतियां करता है। काबिल इंसान है। वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। मैं कई बार इंडिया जाकर उसके पास रुका हूँ। वहां पर वो मेरे पैर जमाने में मेरी सहायता भी करेगा। वो बढ़िया बंदा है, सैम डिमोरा ने सोच भरे स्वर में कहा। ये फैसला तो आपने ही लेना है कि आपने किस देश में जाना है पापा, और किसकी सहायता लेनी है। सही कहा, ये मैं ही देख लूंगा। इस वक्त आप कहाँ हैं? सुरक्षित जगह पर। मेरे वॉल्ट से ज्यादा सुरक्षित जगह दूसरी नहीं है। आप मेरे पास आ जाइए पापा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो। पुलिस की वजह से परेशान हूं कि मेरा एक आदमी गद्दारी कर गया था, तभी पुलिस वहां आई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास अब आदमी नहीं है, सिर्फ मेरे खास लोग हैं। यहाँ सब ठीक रहेगा। मुझे आपकी चिंता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हालात मेरे काबू में हैं। पापा, वादा करो कि आप जल्द से जल्द हांगकांग छोड़ दोगे। वादा। मैगी से बात करने के बाद जैम डिमोरा उठा और पूरा फ्लैट चेक किया। फ्लैट में कोई नहीं था और दरवाजा लॉक था। ओमी, राने, अज्जू फ्लैट पर नहीं थे। जैम डिमोरा ने किचन में जाकर सामान ढूंढा और ब्लैक कॉफी तैयार करके प्याले में डालकर ड्राइंग रूम में कुर्सी पर आ बैठा। कॉफी के घूंट भरता बीती रातों के हालातों पर गौर करने लगा। ये रात आखिरी रात होनी थी। अगर ये रात आखिरी रात होनी थी, अगर राणे ने ऐसे खतरे के बारे में पहले ही प्लान न कर रखा होता तो। पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद थी और राणे सबको वहां से बचाकर ले आया था। डिमोरा को ऐसे हालातों की आदत नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि फिर कभी ऐसे हालात आए। हांगकांग पुलिस उसके पीछे थी तो वो अपना काम पूरा करके ही रुकेगी। जैम डिमोरा समझ चुका था कि उसे हांगकांग छोड़ना ही होगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा।
रात वाले ठिकाने पर उसके 8 विश्वासी आदमी थे, परंतु 3 ही वहां से निकल सके। बाकी के खास 5 लोगों का उसे दुख था। उनके पकड़े जाने के चांसेस कम और मारे जाने के चांसेस ज्यादा थे। कॉफी खत्म कर लेने के बाद भी डिमोरा देर तक कुर्सी पर बैठा सोचता रहा। ये फैसला तो वो ले ही चुका था कि उसे हांगकांग से निकल जाना होगा, परंतु कहाँ जाए ये फैसला लेना था। हिंदुस्तान में वो पैदा हुआ था, वहां भी जा सकता था और पाकिस्तान में भी उसकी बहुत पहचान थी। इसके अलावा इसके अलावा यूरोप की कई जगह थी जहां वो बच सकता था। डिमोरा ने अपनी दौलत के बारे में सोचा, जो कि मैगी के वॉल्ट में सुरक्षित थी। उसकी उसे चिंता नहीं थी, परंतु अपने बेशकीमती हीरे जवाहरातों के संग्रह को जरूर अपने साथ ले जाएगा। बेशकीमती दुर्लभ हीरे जवाहरातों का डिमोरा शदाई था। उसके पास दुनिया भर के जाने कितने बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, जो कि दुर्लभ की श्रेणी में आते थे। अपनी दौलत का काफी बड़ा हिस्सा उसने दुर्लभ हीरे जवाहरातों को खरीदने में लगा दिया था। साथ ही इन्हें इकट्ठा करने में भी वक्त बहुत लगा था। जैम डिमोरा ने फैसला किया कि जिस देश भी जाएगा, अपने हीरे जवाहरातों को जरूर अपने साथ ले जाएगा। इन्हें देखते रहना डिमोरा को अच्छा लगता था। अब भी वो यदा कदा मैगी के वॉर्ड में जाता और वहां रखे अपने बेशकीमती दुर्लभ हीरे जवाहरातों के संग्रह को देखकर मंत्रमुग्ध सा घंटों घंटों निहारता रहता। तभी मोबाइल बज उठा। जैम डिमोरा के विचार रुके और फोन उठाकर नंबर देखा। दूसरी तरफ ओमी खुराम था। कहो। रात सैम 2 लोगों के साथ बच निकला है। ये तो अच्छी खबर है। आपका नंबर नहीं लग रहा था तो उसने मुझे फोन किया। सैम से कहो कि उन दोनों के साथ अंडरग्राउंड हो जाए, जब तक मेरा फोन ना आए खुले में ना निकले। जी डिमोरा साहब। हमारे कितने आदमियों को पुलिस ने मारा? 12 से ऊपर तो फायरिंग में मारे गए। पुलिस ने आपका खाना बनाने वाले को भी शूट कर दिया। बहुत गलत कर रही है पुलिस। मेरे काफी लोग मारे गए हैं। मॉरिस मिला? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। सावधानी से, पुलिस की नजरों में मत आ जाना। सैम से कहना मत भूलना कि अंडरग्राउंड हो जाए। इसके साथ ही जैम डिमोरा ने फोन बंद करके एक तरफ रखा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला और वही उतारे कपड़े पहन लिए। चेहरे पर गहरी सोच के भाव नजर आ रहे थे। लगता था जैसे वो किसी फैसले पर पहुंचने की चेष्टा कर रहा हो। उसके बाद फ्रिज खोलकर नाश्ते का सामान ढूंढने लगा तो उसे 2 जोड़ी सैंडविच मिल गए। उन्हें खाने के बाद कॉफी बनाई। कॉफी का घूंट भरते मोबाइल उठाया और फोन में से नंबर निकालकर एक नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ 3-4 बार बेल गई, फिर विनय बरूटा की आवाज आई। कैसे हो मेरे दोस्त डिमोरा? स्वर में खुशी के भाव थे। तुम सुनाओ, हिंदुस्तान का मौसम कैसा है? यहाँ सब ठीक है। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। काम में दिल लगा रहता है। आ जाओ इंडिया। कुछ चुप रहकर डिमोरा ने फोन पर कहा, यहाँ का मौसम ठीक नहीं चल रहा। मतलब? पुलिस हांगकांग से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने पर लगी है। जड़ें उखाड़ रही है। 2 साल से ये सब चल रहा है, परंतु तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब पुलिस ने नजरें मुझ पर टिका दी हैं। ये तो बुरी खबर है दोस्त, उधर से विनय बरूटा ने कहा। रात पुलिस ने मुझे घेर लिया था, लेकिन अपने आदमी की वजह से बच निकला। जैम डिमोरा बोला। तो नौबत यहां तक आ गई है। पुलिस के डर से अपने लोगों ने गद्दारी करना शुरू कर दिया है। अब हांगकांग में नहीं रहा जा सकता। धंधा भी बंद होगा? 2 महीने से तो पूरी तरह बंद है। पुलिस जान के पीछे पड़ी है। मेरे लोग भी बिखरते जा रहे हैं। विनय बरूटा की तरफ से चुप्पी रही। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि किस देश में जाकर रहूं। तुम क्या राय देते हो? डिमोरा, तुम मेरे दोस्त हो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी राय मांगते हो तो मैं यही कहूंगा कि इन हालातों में हांगकांग को फौरन छोड़ दो। मेरे पास इंडिया आ जाओ। शायद बाद में सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होने वाला। पुलिस बुरा व्यवहार कर रही है। नोट लेने को भी तैयार नहीं। इस उम्र में कभी इस देश तो कभी उस देश भागूं, ये ठीक नहीं होगा। मुझे एक जगह टिक जाना चाहिए।
ये बात है तो तुम्हारे लिए इंडिया से बढ़िया जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं भी यही सोचता हूँ। तुम जैसा मेरा दोस्त हिंदुस्तान में है तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जरा भी फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ डिमोरा, तुम आओ तो। हिंदुस्तान में मैंने कई प्रॉपर्टी ले रखी हैं, वो सब मेरे काम आ जाएंगी, और जगह भी मुझे खरीदनी होगी। तुम मेरा साथ दोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जैम डिमोरा गंभीर स्वर में बोला। तुम कहो तो, विनय बरूटा के बजाई। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने शहर मुंबई में मेरे लिए बढ़िया बंगले और मौके की जगहों को खरीदो। 2 दिन में तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाएगा। इधर मैं आने की तैयारी क्या करनी है? आ जाओ। तुम्हारे लिए हांगकांग के हालात खतरनाक हैं। तैयारी करनी होगी मुझे। मैं अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह को हिंदुस्तान लाना चाहता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, उसी तरह मैं अपने दुर्लभ हीरे जवाहरातों को अपने से दूर नहीं रख सकता, डिमोरा ने कहा। फिक्र मत करो दोस्त, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कहा हर काम मैं पूरा करूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। हिंदुस्तान के कामों को तुमने ही संभालना है। मेरा जो भी प्रोग्राम होगा तुम्हें बताता हूँ। यहाँ मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। जैम डिमोरा गंभीर था। मुझे खुशी है कि तुम हिंदुस्तान में मुंबई में बसने जा रहे हो। यहाँ की हर चीज तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरे लिए वहां जगह देखो, परसों पैसा तुम्हारे पास पहुंच रहा है। जैम डिमोरा ने फोन बंद किया और अगला फोन पुलिस चीफ मैक्स फेरी को किया। मैक्स फेरी की आवाज डिमोरा के कानों में पड़ी तो डिमोरा ने शांत स्वर में कहा, तुमसे बात करके मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी सी खामोशी के बाद मैक्स फेरी की आवाज कानों में पड़ी, परंतु ड्रग्स किंग जैम डिमोरा से बात करके मुझे खुशी नहीं मिलती। तुम जाने क्यों मुझसे बहुत नाराज हो। मेरी ड्यूटी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम अभी तक सही सलामत हो। तुम कहीं व्यक्तिगत दुश्मनी पर तो नहीं उतर आए? व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हें नहीं जानता, कभी तुमसे मिला भी नहीं। रात तुम पुलिस की वर्दी की आड़ में बच निकले। मेरी किस्मत अच्छी थी। हर बार ऐसा नहीं होगा। जानता हूं, पुलिस के साथ ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुझे इसी की चिंता है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि अपने को कानून के हवाले करोगे? मैक्स फेरी की गंभीर स्वर कानों में पड़ा। ये बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता पुलिस चीफ साहब। रात तुम्हारे आदमियों की फायरिंग में एक पुलिस वाला मारा गया और 4 घायल। दुख है मुझे। गलती तुम्हारी ही थी जो तुम मुझे पकड़ने आ गए। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। लेकिन मैं पुलिस के हाथों मरना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम मेरे बारे में भी कुछ सोचो। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं इन दिनों। मैक्स फेरी का स्वर कड़वा हो गया। सोचता हूँ जब तुम मेरे सामने आओगे तो तुम्हें कैसे मारूं। तड़पा तड़पा कर मारूं या सीधा तुम्हारे सिर में गोलियां भर दूं। इतना बुरा भी मत सोचो मेरे लिए। मैं तुम्हारे सामने ऑफर रख रहा हूं। जैम डिमोरा गंभीर स्वर में बोला। तो रकम बढ़ाने की सोची है? उधर से मैक्स फेरी हंस पड़ा। मैं हांगकांग से निकल जाना चाहता हूँ। मेरे हांगकांग छोड़ देने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैक्स फेरी की आवाज नहीं आई। जैम डिमोरा भी चुप रहा। तुम्हें मेरी बात जची नहीं? जैम डिमोरा ने पूछा। तुम हांगकांग से चले जाओगे? ये तो बुरी बात है। मैं तुम्हें शूट करने के सपने देख रहा हूँ। मुझे 1 सप्ताह का वक्त दे दो कि मैं हांगकांग छोड़ सकूं। 1 सप्ताह तक कोई पुलिस वाला मेरे पीछे नहीं रहेगा। मैक्स फेरी की आवाज नहीं आई। यकीन मानो मैं सच में हांगकांग से चला जाना चाहता हूँ, जैम डिमोरा ने कहा। तुम्हें एतराज तो नहीं? मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? क्या मतलब? मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? इससे मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें खत्म करना ही। तुम्हें क्या फायदा चाहिए? मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं, जैम डिमोरा बोला। मुझे। मैक्स फेरी लंबी सोच में डूब गया, फिर कहा, जाने के बाद तुम दोबारा भी हांगकांग में लौट सकते हो। बातें लंबी मत करो, मेरे से समझौता कर लो। 1 सप्ताह का वक्त दे दो मुझे। जो फायदा लेना है कह दो।
कुछ चुप रहने के बाद मैक्स फेरी की आवाज आई। यह समझौता हो सकता है। क्या दोगे? तुम कहो। अमेरिकन डॉलर में। दुनिया की जिस करेंसी में चाहोगे उसी करेंसी में फायदा मिलेगा। रकम बोलो। तुम कहो। $50 लाख। कम है। यह समझौता तुम्हारी जान का हो रहा है कि तुम्हें हांगकांग से निकलने दूं। $1 करोड़। इस काम के $1 करोड़ ज्यादा है। फिर रहने दो। ये समझौता हम में नहीं हो सकता। मैं तो मंजूर है। जैम डिमोरा के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। कैश मिल जाएगा। अभी? कल? कल? $1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए मुझे 15 घंटे चाहिए। कल ही तुम्हें पैसे की डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है, कल ही सही। लेकिन ये समझौता गुप्त रहेगा। किसी को खबर न लगे कि मैक्स फेरी ने तुम्हें हांगकांग छोड़ देने का मौका दिया और $1 करोड़ लिए। खबर बाहर आ गई तो सौदा कैंसिल। ठीक कहा तुमने। लेन देन के वक्त सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे। मैक्स फेरी की गंभीर आवाज सुनाई दी। बिल्कुल अकेले? जैम डिमोरा बोला। हाँ, बिल्कुल अकेले। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच की डील को कोई और जान सके। बात खुली तो समझौता खत्म हो जाएगा। डील के वक्त हम दोनों अकेले ही होंगे। तुम गाड़ी में पैसा रखकर लाओगे और मैं उन पैसों को अपनी गाड़ी में रखवा लूंगा। यही हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद 1 सप्ताह में तुम हांगकांग छोड़ दोगे। ये समझौता सिर्फ 7 दिनों के लिए होगा। 8वें दिन मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं। यही मैं चाहता हूं। कल कितने बजे कहाँ मिलना है? जगह तुम्हारी पसंद की। मैं तुम्हें फोन करके जगह बताऊंगा। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो जैम डिमोरा। मेरे से चालाकी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यह समझौता मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। दोनों में बात खत्म हो गई। जैम डिमोरा ने फोन एक तरफ रख दिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। उसकी आंखें बता रही थी कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। सिर्फ मैक्स फेरी के बारे में ही सोच रहा था। अगले 2 घंटों तक जैम डिमोरा कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा रहा। शाम 5:30 बजे अज्जू मोरेकर का फोन आया। हमने मॉरिस को पकड़ लिया है। वो अपनी माशूका के घर पर छिपा हुआ था, मोरेकर ने बताया। जैम डिमोरा के चेहरे पर सख्ती आ गई। अब तुम लोग कहाँ हो? वहीं पर जहां मॉरिस मिला। चूहा बना हुआ है और गद्दारी के लिए माफी मांग रहा है। जो हमारा दुश्मन बन जाता है उसके लिए माफी नहीं, मौत होती है। जैम डिमोरा ने कठोर स्वर में कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मॉरिस को खुद मौत दे सकूं। यह काम तुम लोगों ने ही करना है। लेकिन मॉरिस की मौत की मुझे फिल्म चाहिए। मैं उसे देखूंगा। फिल्म राणे बना लेगा फोन से। खत्म कर दें मॉरिस को? करो। इसके बाद तुम तीनों मेरे पास पहुंचो। आगे कुछ काम है, उसके बारे में बात करनी है। कहने के साथ जैम डिमोरा ने फोन बंद किया और अन्य नंबर पर कॉल लगाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। बेल बंद हो गई। कॉल रिसीव नहीं की गई। जैम डिमोरा शांत बैठा रहा। फोन हाथ में रहा। 5 मिनट बाद फोन बज उठा। माइकल? जैम डिमोरा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। सॉरी डिमोरा साहब, मैं बाथरूम में था, कॉल रिसीव नहीं कर सका। पता चला कल आप पुलिस से बुरे बचे। हाँ, कल का वक्त वास्तव में बुरा था। तुम्हारे वहां तो सब ठीक है? सब ठीक है, आप हुक्म कीजिए। सारे पैसे को सुरक्षित रखना तुम्हारा काम है। मैं हांगकांग से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ की पुलिस मुझे छोड़ने वाली नहीं। आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा डिमोरा साहब। $1 करोड़ की पेमेंट देनी है कल। वो तैयार करके पैक कर दो। 2 घंटे में ये काम कर देता हूँ। मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा कि पैसा तुम्हारे पास से कब उठाया जाएगा। जैम डिमोरा ने कहकर फोन बंद किया और किचन से कॉफी बना लाया। चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। कॉफी समाप्त करने के बाद डिमोरा ने मैगी को फोन किया। यस पापा, आप मेरे पास वॉल्ट में सुरक्षित रहने आ रहे हैं ना? मैगी ने छूटते ही पूछा। पुलिस चीफ से मेरी बात हो गई है बेटी।
वो मुझे हांगकांग छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दे रहा है। वेरी गुड पापा। तब तो आपको फौरन हांगकांग छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। 1 सप्ताह में हांगकांग छोड़। सप्ताह में क्यों, कल ही छोड़। कल पुलिस चीफ से डील होने जा रही है, उसके बाद मुझे रास्ते में साफ मिलेंगे। ओह, समझी। कहाँ जाएंगे पापा? हिंदुस्तान। विनय बरूटा से बात हो गई है, वो मेरी सहायता करेगा, जैम डिमोरा ने कहा। गुड लक पापा। मेरी कहीं भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर। जरूरत पड़ी तो जरूर फोन करूंगा, नहीं तो हिंदुस्तान पहुंचकर फोन करूंगा। मैं अपने साथ अपने हीरे जवाहरात ले जाना चाहता हूँ। उनके बिना हिंदुस्तान में मेरा दिल नहीं लगेगा। वो मेरे वॉल्ट में ज्यादा सुरक्षित हैं पापा। जानता हूँ, लेकिन अपनी प्यारी चीज को मैं हांगकांग नहीं छोड़ सकता। हर 2-4 दिन बाद जब तक उन्हें जी भरकर देख न लूं, तब तक आराम नहीं मिलता। उन्हें किसी उन्हें किसी में पैक कर दो मैगी। अपने हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही मैं उन दुर्लभ हीरे जवाहरातों को हिंदुस्तान पहुंचा देना चाहता हूँ। ओके पापा, कल तक आपका ये काम हो जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना बेटी। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप अपने वॉल्ट के कामों में व्यस्त हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि अपने सिर पर आई मुसीबत को भगा सकूं। दूसरी तरफ से मैगी ने हंसकर कहा, वैसे भी मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि मैगी बहादुर है। कहने के साथ ही डिमोरा हंस पड़ा। चलिए दोस्तों, पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं और अगली कहानी अगले भाग में। मेरा मतलब आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों, मुझे ना, मैं जानबूझकर इसे थोड़ा सा रोक रहा हूं कि मुझे लगा मैं जरा आप लोगों से 2-4 बातें भी कर लूं, और उसी कारण, ताकि एपिसोड लंबा भी ना हो जाए और बातें भी हो जाएं। तो बातों में सबसे पहली बात यह है कि मैं आज अभी थोड़ी देर में मैं कहानी डाल दूंगा, अगली कहानियों के नाम, ताकि आप लोग चुन सकें कि अब आने वाली कहानियों में से कौन सी कहानी चुनी जाएगी। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि ये 2 भाग हैं तो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन तब तक हमारे पास ठीक ठाक वोटिंग हो जाएगी। खैर, अब तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता हूँ। अभी अभी मैंने देखा विजय साहब का कमेंट। आपने कहा था कि आप पहले देवराज चौहान सीरीज के ही उपन्यास अपलोड करेंगे, ये दूसरे एपिसोड बीच में नहीं लाएंगे, फिर ये क्या है बताइए तो। अरे भाई, आपने देखा नहीं है। आपने, मुझे लग रहा है, ठीक से नहीं ध्यान दिया विजय भाई। देवराज चौहान सीरीज हमारी वैसे सीरीज है, बोले तो जो मेन सीरीज है। अभी क्या हुआ कि ये तो मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास कुछ समय बचेगा तो मैं साइड में कुछ रिकॉर्ड करता जाता हूँ। और ये कहानी क्यों रिकॉर्ड की है मैंने, इसका इसमें मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की, सीधी सीधी रिकॉर्ड करके डाल दी है। मेरे ख्याल से अभी तक, हाँ, 3 एपिसोड हो गए हैं और थोड़ी देर बाद चौथा एपिसोड भी आ जाएगा। 4 एपिसोड की ये सारी कहानी है। और चौथे एपिसोड में मैंने दरअसल इसका कारण बताया हुआ है कि मैंने क्यों ये कहानी क्यों पढ़ी है। ठीक है। और वैसे भी जो मैं साइड में कहानी पढ़ता हूँ, तो अब देखिए, ऐसा है कि चूंकि मैंने आपके पास कहानी आपके साथ पढ़नी होती है, क्योंकि अगर मैं चुपचाप अकेला पढ़ता जाऊंगा तो फिर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने पढ़ ली होगी उसे दोबारा रिकॉर्ड करने में मुझे मजा नहीं आएगा दोबारा पढ़ने में। मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, जैसे अभी ये डकैती का जादूगर है। अब जैसे मैंने इसे यहाँ रोक दिया तो ये मेरे लिए भी यहीं रुक गया है। मैं भी आप लोगों के साथ ही इस कहानी को जान पाऊंगा कि क्या है। लेकिन वो जो
यदि मेरे पास कोई थोड़ा सा टाइम और है और मुझे कोई कहानी पढ़नी है, तो या तो मैं वो डकैती का जादूगर पढ़ लूं, लेकिन वो मुझे आप लोगों के लिए पढ़नी, तो उस चक्कर में मैं दूसरी कहानी पढ़ गया। वैसे भी मैंने बताया था, इसलिए आप जरा उसको सुनिए पहले, आखिरी एपिसोड में मैंने क्यों पढ़ी है फिर। ठीक है, तो इसका उत्तर तो मेरा ये है। अब आ जाते हैं अगले कमेंट में। आगे एक ठीक है, बाकी भाइयों के कमेंट में साथ साथ देता रहूंगा। मुझे बताना था, एक कमेंट और आया था, वो था हाँ, जो जो मेन बात है, ये जो एपिसोड होंगे ना दोस्तों, देवराज चांद सीरीज के एपिसोड, ये मेरा जो मोस्ट सुटेबल टाइम है वो है सुबह 5 बजे। तो वो सुबह 5 बजे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 5 बजे ये पोस्ट हो जाते हैं और 4 बजे मैं लाइव में रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो यदि किसी भाई ने आकर बात करनी हो तो 4 बजे आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, हम बात भी कर सकते हैं वहां। खैर, अब आ जाते हैं अगले कमेंट पर। अब देखिए, विजय भाई ने तो कहा, लेकिन एक और श्रोता है, मेरे ख्याल से वो प्रतिमा बहन ने लिखा कि आपने मेरे दिल की बात सुन ली विक्रम भाई, एसएमपी के भी नॉवल दीजिए। हालांकि ये अलग उसमें है, ये हमारी देवराज चौहान की कंटिन्यूटी को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो डोंट वरी, कहानी देवराज चौहान की चलती रहेगी। हाँ, अमर सिद्धू जी हैं। अमर सिद्धू जी ने लिखा है कि आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो क्योंकि हम पंजाबी हैं। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई जी, क्या पंजाबी, क्या बंगाली, क्या मद्रासी, सब एक हैं। ठीक है, तो वो ये है कि होता क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको, आप लोग देखते होंगे कमेंट्स, अब मान लीजिए आपने लिख दिया वेरी गुड, तो मैंने लिख दिया थैंक्स। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं अगर आपने कुछ प्रश्न लिखा होता, कोई बात लिखी होती, तो मैं उसका उत्तर दे देता। अब जैसे महेंद्र भाई ने लिखा हुआ है जबरदस्त, तो मैं क्या कहूंगा, धन्यवाद, है ना। इससे ज्यादा क्या। अभी कुछ भाई लिख देते हैं, जैसे गौरव है, गौरव लिखते हैं कि अगला एपिसोड कब आएगा, तो मैं बता देता हूँ कि भाई थोड़ी देर में आ रहा है, बस इतना ही। और ये ये सुनील वाली कहानी डालने का फायदा ये हो गया, वो आचार्य मिश्रा जी का कमेंट आ गया, बताओ। वो कितने दिनों से कमेंट नहीं किया था उन्होंने, ये अभी इनका कमेंट भी आ गया। सो जहाँ कुछ चीजों के फायदे हैं वहां नुकसान भी है। एक मिनट, अगला कमेंट किसका था जो मैंने पढ़ना था। हाँ, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, सॉरी, अमर त्रिपाठी जी, लखनऊ वाले बाबा। बाबा, लखनऊ वाले बाबा जी, धन महा, क्या लिखा था ना, जय श्री महादेव, जय श्री महादेव। लखनऊ वाले बाबा जी, आपकी भी शिकायत थी कि मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा। प्रभु, आपका वो पहला कमेंट पढ़ा था मैंने वहां लिखा भी हुआ है। अब जैसे अभी अमर भाई ने की शिकायत, तो हो सकता है कि किसी कारण, होता क्या है कि जैसे ही मैं उत्तर दे देता हूं ना, तो उसके बाद ये मुझे भी दिखना बंद हो जाते हैं। जब तक मैं इसको, इसीलिए मैं, जैसे मान लो हम लाइक कर देते हैं ना, यदि मैं लाइक कर दूं या कुछ लिख दूं, रिप्लाई कर दूं, उसके बाद कमेंट मुझे दिखना बंद हो जाता है। वो यूट्यूब के ऊपर ही चला जाता है, फिर मुझे वहां जाकर देखना पड़ता है, या फिर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या ऐसा होता है जिस वजह से जैसे ही मैं कुछ उत्तर देता हूँ वो दिखना क्यों बंद हो जाता है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा जरा। ठीक है, हो सकता है उस चक्कर में, जैसे मान लो मैंने, हो सकता है आपको लाइक कर दिया हो और कहा हो कि मैं सोचा कि थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ, और उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं दे पाया उस कारण से। किंतु ऐसी बात नहीं है, जैसे जो अब देखिए, मैंने अभी बताया ना कि वो हमारे अमेरिका वाले जो हैं, आचार्य मिश्रा जी, तो ऐसे मुझे अब तो जिन लोगों ने हमें मई, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने हो चुके हैं, और इन 3 महीनों में मैं करीब करीब जितने भी लोग हमारे कमेंट करते हैं रेगुलरली, मैं उन्हें पहचानने लगा हूँ। तो दूर से ही पता चल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे ने रेगुलरली कमेंट किया हो और मैं उन्हें ना पहचान पाया हूँ।
या मैंने उत्तर ना दिया हो। फिर भी हो सकता है, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, हो सकता है मेरे से मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, इस चीज का आगे से ध्यान रखा जाएगा कि हम्म, हाँ। तिवारी जी ने एक और कमेंट लिखा हुआ था कि विक्रम भाई अच्छा कर रहे हो आप, बट कंपटीशन तो है ही, मेहनत भी होगी अलग पहचान बनाने के लिए। अगर आप ये हेडिंग डाल दो कि नो पार्ट नॉवल चैनल है। नहीं नहीं भाई, ऐसी पहली बात तो ना, मुझे किसी से कोई कमेंट नहीं करना भाई, कोई कंपटीशन नहीं करना, कंपटीशन के लिए नहीं हूं मैं केवल कहानी पढ़ने के लिए हूँ, कहानी पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, वो एक यूं ही व्यग्रता आ जाती है बंदे में कि यार चलो, अभी जैसे मेरे जो दोस्त लोग हैं उन्हें भी तो पता है, तो यूं ही एक हो जाती है ना जब आप कुछ काम कर रहे हो तो। ऐसा कोई किसी कंपटीशन में कूदना मेरा कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। अब जैसे ये अपना भाई है जो जो ये थंबनेल बनाता है, तो उसे मुझे बताना पड़ता है कि भाई इस तरह की कहानी है, तो इस बार इसने बड़ा सही थंबनेल बनाया, आप देखना, डकैती के जादूगर का। मैंने उसे बताया कि ये दो भाग हैं, और तो जो किताब के ऊपर लिखी हुई थोड़ी सी वो होती है ना, उसको पढ़कर तो मुझे लग रहा है कि इस कहानी में शायद देवराज चौहान नहीं है या कम है। अभी तक हमने 1 घंटे की कहानी पढ़ ली, अभी तक नहीं आया देवराज चौहान का जिक्र। तो हो सकता है कि अगले भाग में हो। खैर, तो इस तरह तो यानी कि वो मित्र भी पूछते हैं कि भाई कोई सब्सक्राइबर नहीं आए, तो उसी चक्कर में मैं भी कह देता हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं आए क्या, और कोई ऐसी मारा मारी नहीं है। ठीक है, जो कह दिया सो कह दिया। बाकी कहानियां तो मतलब अभी आजकल के डिजिटल एज में तो आप जिसकी कहो उसकी कहानियां हैं मेरे पास। मैं तो खुद कहानी बफ हूँ। मेरे पास करीब करीब ये अनिल मोहन जी का सारा संग्रह है, वेद प्रकाश शर्मा जी का सारा संग्रह है, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का सारा संग्रह है। सारा बोले तो सारा, हाँ, एक दो, जो सारे से मेरा मतलब है कि जो मुख्यता है, मुझे लग रहा है कि एक दो किताबें नहीं है, तो मैं ढूंढता हूँ। आजकल कहीं मिलती भी नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। जो जो होंगी वो तो मिल ही जाएंगी। तो जो भी कोई किसी और की कहानी पढ़ी जाएगी ना, यदि मान लो वेद प्रकाश शर्मा जी की, या वेद प्रकाश कंबोज की, या टाइगर की, या किसी की भी, वो आपको इसी तरह मिलेगी। उसके लिए वो तब तक नहीं डाली जाएगी जब तक पूरी कहानी नहीं रिकॉर्ड हो जाती। ठीक है, और ये वाली जो देवराज चौहान वाली कहानी है, ये हम डेली डेली एक एक एपिसोड करते जाएंगे, और हर एक एपिसोड हर रोज सुबह 5 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ना आपको कोई परेशानी कि कब आएगा, और ना मुझे कोई भागम भाग। अगर कोई भी टाइम बचता भी है ना, तो हम उसे किसी और कहानी में, मतलब मैं उसे किसी और कहानी में डिवोट करूंगा, बजाय इसके कि इसी कहानी को फटाफट आगे बढ़ा देने के। क्योंकि मुझे भी पता है कि कहानी, जब तक कहानी यू नो पूरी ना मिले, जैसे मान लो हो सकता है आज वीकेंड है, ठीक है, और खास तौर पे आजकल जब बारिशें पड़ रही हैं, अब बारिश पड़ रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तब आप घर पे हैं, उस वक्त हो सकता है लगे कि यार ये कहानी अगर जल्दी आ जाती तो बात थी, है ना। तो उस चक्कर में हो सकता है महसूस हो कि हाँ, अगर ये थोड़ी देर, यानी मुझे 24 घंटे ना रुकना पड़े, और हो सकता है कि जब वो एपिसोड आए तब उसके उस वक्त तत्काल आपके पास टाइम ना हो, तो वो थोड़ा सा, यानी टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन वो टेस्ट खराब या वो जो वेट टाइम है, वो केवल देवराज चौहान की कहानियों के लिए ही रखेंगे हम।
और किसी की कहानी डाली जाएगी तो वो पूरी ही डाली जाएगी। हाँ, हो सकता है कि वो घंटे 2 घंटे बाद नया एपिसोड आ जाए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शेड्यूल करके रख देते हैं ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपलोड होता रहे, अपने आप ही चलता रहे। तो और क्या था, एक और बात थी मुझे जो याद आ रही है, मुझे 2 मिनट दीजिए देखने को। हाँ, तो भाई लोगों, आप लोग बता रहे हैं अलग अलग कहानियों का, तो जैसा मैंने पहले बताया कि अब हम चलेंगे तो सिर्फ वोटिंग से ही। तो बताइए, जी सबके बताइए, लेकिन कहानी वही है कि आपको वहां वोटिंग बढ़वानी पड़ेगी अगर अपनी चॉइस की कहानी पहले लेके आनी है तो। ठीक है। हम्म 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 हम्म। सबसे ज्यादा कमेंट हमें कौन सी कहानी में मिले हैं मालूम? मुखबिर में। मुखबिर कहानी में बहुत लोगों ने कमेंट किया, अच्छा लगा, यानी ठीक ठाक कमेंट्स आए इसमें। लेकिन वो जो लाइकिंग वाली है ना, वो नहीं है इसमें। लाइकिंग सबसे ज्यादा 52 पत्ते की हुई थी। खैर, और सब्सक्राइबर्स की बात चली है तो मैं वो भी बता ही दूं अभी आपको कि वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त। सब्सक्राइबर की स्थिति है, 1 मिनट, घूम रहा है, बारिश की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है ना। ओके, वहां हो गया है जी अब सिचुएशन 67-33। तो देख लीजिए, 100 में से 33 लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलो, उनकी इच्छा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं इस एपिसोड को क्लोज करता हूँ और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। इसे, जैसा मैंने कहा आपको, हर रोज 5 बजे के हिसाब से चलेगा। आपको 5 बजे के 5 बजे ये कहानी मिल जाया करेगी। ठीक है। तो जब तक हम अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने दोस्त विक्रम को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।